हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपने नए YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। आपको पहले भी मैंने बताया कि इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी। आज हम किसका टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो ये मान लो वीडियो देखने से पहले कृपया पिछली वीडियो जरूर देखें क्योंकि उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, उसमें बहुत चीजें आपको समझ आएंगी। तो ये टॉपिक को समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान होगा। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पैरेलैक्स क्या है, मेथड है। ठीक है, तो हेडिंग डालो, कॉपी पेन निकाल के। सबसे पहले क्या है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, चलो मेथड का नाम तो हमने लिख लिया। अब हमारे दिमाग में आएगा सर पैरेलैक्स मेथड है तो है, बट किसके लिए है, क्या इस मेथड को मान लो किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो चलो मैं बताने जा रहा हूं कि भाई जो मेथड है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं। मान लो जैसे बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं, बड़े बड़े डिस्टेंस मतलब जैसे मान लो अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस मान लो मेजर करना हो, अर्थ से मान लो आपने किसी सन का डिस्टेंस मेजर करना हो, अर्थ से आपने क्या है स्टार का डिस्टेंस मेजर करना हो, अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना हो, उसके लिए ये मेथड क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डायरेक्ट मेथड होते हैं उससे हम बिल्कुल छोटा ज्यादा छोटा नहीं, मीडियम सा या मॉडरेट सा जो डिस्टेंस होता है उसे मेजर करने के लिए हम वो वाले मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मुझे पता है कि भाई डिस्टेंस तो बड़े बड़े भी होते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो ऐसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, मान लो ये सभी डिस्टेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। चलो देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो चलो पहले हेडिंग तो डाल ली, इसके अंदर लिख लो, मान लो इसकी डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसके बारे में मैंने तो बता ही दिया है कि ये मेथड जो है वो आपको किसके लिए यूज करते हैं, प्लेनेट, मून, स्टार्स, इनके डिस्टेंस को अर्थ से मेजर करने के लिए ये मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सर इस मेथड को समझने से पहले मान लो इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि भाई पैरेलैक्स वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलैक्स वर्ड का डेफिनेशन लिखो कि भाई पैरेलैक्स क्या है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है, चलो पढ़ते हैं। पैरेलैक्स मींस टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पैरेलैक्स का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का क्या होना, चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग और बैकग्राउंड। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो बैकग्राउंड है, जो उसके पीछे है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन का क्या करना, चेंज करना। जब when we seen from two different position, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, दो डिफरेंट पोजीशन से क्या करेंगे, देखेंगे, तो उस मान लो ये प्रोसेस जो हो रहा है, जो मैं मान लो कह सकते हैं कि जो फिनोमिना हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। ठीक है, तो सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई पैरेलैक्स का मतलब क्या है, एक्चुअल में मान लो चेंज इन पोजीशन। मान लो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है उसकी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, मान लो दो डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं, तो उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन अगर क्या कर जाए, चेंज कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, पैरेलैक्स कहते हैं। तो सर आपका अगला
क्वेश्चन होगा सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, चलो एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको क्या आएगा, समझ आएगा। चलो मैं यहाँ एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, चलो लिखना नहीं है, मैंने आपको यहाँ से ही क्या है समझानी है, ठीक है। तो चलो मानते हैं, मान लो एक्चुअल में जब आप भी करके देखना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लो क्या है, मान लो अपनी आंखों से कोई ऑब्जेक्ट, मान लो आपके पीछे कमरे में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको अपनी एक एक आंख से देखना क्या करो, शुरू करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक आंख को बंद किया और पीछे वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो जब मैंने देखा, इस आंख से पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देखा, तो उसके पीछे वाली जो सराउंडिंग होगी है ना, उसके पीछे जो बैकग्राउंड होगी उसको भी जरूर देखना है, फिर आपको समझ आएगा। तो जब मैंने अपनी आंख को बंद किया और देखा पीछे, तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि भाई पीछे वाला ऑब्जेक्ट मान लो उसकी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है, फिर उसको मान लो इस आंख को खोल देना है, दूसरी वाली आंख को बंद करना है। तो जब आप उसको फिर से देखोगे तो आपको क्या महसूस होगा कि जो उस ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड थे वो क्या हो गई, चेंज होगी। तो वो एक्चुअल में चेंज नहीं होते, बट हमें महसूस होता है कि जब हम क्या करते हैं, मान लो दो डिफरेंट पोजीशन से एक ही ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे उसकी बैकग्राउंड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन है कि भाई पैरेलैक्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये कंप्लीट उसकी क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। तो एग्जांपल तो आपको समझ आई होगी, आप खुद करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ऐसा ही होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया। उसके बाद एक डेफिनेशन और आती है जो हम यूज करेंगे इस मेथड में, बेसिस। बेसिस का मतलब क्या होता है वो लिख लो। ठीक है, ये बेसिस की डेफिनेशन है। तो चलो पढ़ते हैं कि भाई क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है मैंने, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, ठीक है, याद रखना है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं बिटवीन का, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम मान लो कि भाई ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट पोजीशन, जैसे दो आंख से देखा अलग अलग, एक आंख से देखा फिर दूसरी आंख से देखा, तो इसका मतलब दो डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, जो बकरी अलग अलग दो पोजीशन है उनके बीच जो डिस्टेंस होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। जैसे मान लो कि भाई मैं मान लो इस आंख से देख रहा हूं, इस आंख से देख रहा हूं, इन दोनों आंख में कुछ छोटा सा डिस्टेंस भी तो है, बस उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बेसिस मान लो क्या है, नाम देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिस की डेफिनेशन है, इसे उतारो, फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन है, फिर उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है, पैरालैक्टिक क्या होता है, एंगल होता है। अब पैरालैक्टिक एंगल समझते हैं कि भाई पैरालैक्टिक एंगल क्या है। हेडिंग डालो जल्दी जल्दी, क्या पैरालैक्टिक क्या होगा, एंगल होगा। फिर मेथड को स्टार्ट करते हैं कि भाई मेथड में हम कैसे डिस्टेंस क्या क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। तो अगला मान लो डेफिनेशन है पैरालैक्टिक एंगल। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है पैरालैक्टिक एंगल की। चलो फिर से समझते हैं कि भाई पैरालैक्टिक एंगल क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय द बेसिस, मतलब जो बेसिस जो होगा ना, बेसिस का मतलब दो मान लो डिफरेंट पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस होगा, तो ध्यान से देखो, जब ये डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट तो एक ही होगा, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है आप यहाँ से उसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या बनेगा, उस ऑब्जेक्ट पर यहाँ से एक क्या बनेगा, एंगल बनेगा। उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, पैरालैक्टिक क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैरालैक्टिक एंगल क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप दो आंखों से इसको सिंगल ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करोगे तो ऐसे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, पैरालैक्टिक क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। तो पैरालैक्टिक एंगल भी आपको समझ आया ही होगा कि भाई बेसिस से मान लो ऑब्जेक्ट की तरफ एक एंगल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरालैक्टिक क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये समझने से पहले चलो मान लो मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन के आंसर देना, फिर टॉपिक को मान लो अच्छी तरह से हमें क्या आएगा, समझ आएगा,
चलो मान लो कि भाई हमने क्या करना है, मान लो यहाँ पे एक स्टार मान लिया, चलो यहाँ पे एक स्टार मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम खड़े हैं ना, मान लो हम मतलब मान लो यहाँ पे एक मतलब आदमी खड़ा है जिसका नाम क्या है, रमेश है। मान लो यहाँ पे क्या है, एक आदमी खड़ा है जिसका नाम क्या है, रमेश है। तो ये मान लो रमेश की क्या है, मान लो अच्छी तरह से बनाते हैं रमेश को, है ना, ठीक है। इसकी मान लो यहाँ पे दो आंखें हैं, ये दो आंखों से ये स्टार को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना कि भाई जे मान लो रमेश है, रमेश यहाँ से दो आंखों से स्टार को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो सर आपको आपने कल ही बताया था, मतलब पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कभी मान लो एक जगह पर, है ना, मान लो इधर, चलो रमेश की बात करने से पहले मान लो ये बताया था, मान लो ये अर्थ है, अर्थ से मान लो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, मान लो यहाँ पे मून की बात कर रहे हैं। और अर्थ और मून के बीच हमें पता है सर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे पता है सर जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो मान लो मून पे बैठकर अगर कोई बंदा अर्थ को महसूस कर रहा होगा तो अर्थ पे मान लो अर्थ का साइज कितना होगा, इतना सा साइज होगा ना, अर्थ का साइज कितना होगा, इतना सा होगा। अगर अर्थ का साइज सर इतना है तो इसके ऊपर जो बंदे बैठे हैं या बंदे रहते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पे रहता है उसका मान लो उसके आंखों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, लगभग इतना क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो अगर मान लो उसके आंखों के बीच इतना डिस्टेंस होगा तो मान लो यहाँ पे आपका क्या है, मान लो कुछ भी है, मान लो स्टार है, तो यहां से यहाँ का एंगल जो होगा तो वो आप समझ ही सकते हो कि भाई यहां से यहाँ का एंगल क्या होगा, बहुत ज्यादा सर क्या होगा, छोटा होगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां से ये बात समझ आती है कि जब भी कभी क्या होगा, मान लो आंख भी तो दो डिफरेंट पोजीशन है, तो दो डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जेक्ट को मेजर करना था, ऑब्जेक्ट को देखना था, तो वो ऑब्जेक्ट पर ये दो डिफरेंट पोजीशन से जो एंगल बनता था उसे हम क्या कहते थे, पैरालैक्टिक एंगल। तो मुझे पता है सर कि भाई आंख से इतनी दूर जब मैं देखूंगा तो मुझे पता कि भाई वो वहां से जब मान लो एंगल बनाने की कोशिश करूंगा तो डिस्टेंस ज्यादा हो तो मुझे पता है कि एंगल क्या होता जाता है, बिल्कुल क्या होता जाता है, छोटा हो जाता है ना। दो पॉइंट्स क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, अगर बिल्कुल पास पास होंगे तो उनके बीच का एंगल लगभग क्या होगा, जीरो के बराबर, मतलब इतना सा एंगल बनेगा जिसे मेजर करना भी बहुत ज्यादा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए मान लो हमें यहां से ये समझ आया कि भाई आंखों से हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो एंगल मेजर नहीं कर सकते जो कहां पे बन रहा है, स्टार पर बन रहा है या मून पर बन रहा है या प्लेनेट पर, जिसका भी डिस्टेंस हम क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से तो समझ आ गया। अब अगर मान लो पैरेलैक्स मेथड समझना है या मान लो ये सारा प्रोसीजर समझना है तो दो डिफरेंट पॉइंट से ऑब्जर्व करना पड़ेगा पहले तो ऑब्जेक्ट को। तो मान लो वो दो मान लो जो ऑब्जेक्ट है, मान लो दो पॉइंट्स हैं जहां से हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, उनके बीच थोड़ा डिस्टेंस क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं ना। हमारी आंखों के बीच डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, अगर हम इसको थोड़ा ज्यादा कर दें, ज्यादा मतलब 200-400 किलोमीटर कर दें तो फिर क्या होगा, फिर हमें मेजर करना थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि एंगल बड़ा बनेगा। तो एंगल बड़ा बनेगा तो एंगल को मेजर करना क्या होगा, आसान होगा। चलो बात करते हैं, मान लो रमेश का तो समझ आ गया है ना, रमेश की आंखों का डिस्टेंस लगभग जीरो के बराबर, छोटा सा डिस्टेंस जिससे ये एंगल हम मेजर नहीं कर सकते, इजीली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मान लो आप डायग्राम बनाते हैं कि कैसे हम मान लो ये मेथड एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लो मैंने यहां पर क्या ले ली, अर्थ ले लिया ना, यहाँ पे क्या है आपके, मान लो अर्थ है तो अर्थ यहाँ पे ले ले, तो अर्थ के ऊपर मान लो मैं दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ये कंसीडर कर लिया, मान लो इसको E1 मान लिया, एक पॉइंट मैंने अर्थ के ऊपर दूसरा कंसीडर किया, मान लो इसे हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया, ठीक है। अर्थ के ऊपर दो पॉइंट मान लो हमने क्या की भाई, कंसीडर कर लिए। तो मुझे पता है सर ये दो पॉइंट जो आपने माने हैं ये इसमें डिस्टेंस कितना होगा, तो इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। मान लो मैंने 100 किलोमीटर डिस्टेंस, दूर डिस्टेंस पर ये दो पॉइंट क्या किए हैं, मान लो रखे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये पॉइंट्स जो होंगे वो बहुत दूर होंगे, क्योंकि अगर दूर पॉइंट्स होंगे तो फिर एंगल जो हमने मेजर करना है किसके ऊपर, स्टार के ऊपर। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसका डिस्टेंस हमने मेजर करना है, स्टार का करना है, प्लेनेट का करना है या मान लो मून का करना है, जिसका भी हमने डिस्टेंस मेजर करना है। तो मुझे पता है कि भाई वहां पे एंगल थोड़ा बड़ा बनना चाहिए जिसे हम क्या कर सकते हो, अच्छी तरह से मेजर कर सकते हो। तो इसीलिए वो कब बड़ा बनेगा, जब इनके बीच डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए E1 और E2, जिनके बीच बहुत डिस्टेंस है, बहुत मतलब 100, 200, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो मान लो यहां से मैं क्या करूंगा, अब स्टार को क्या करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। तो यहां से मान लो स्टार को ऑब्जर्व करना हो तो मुझे पता है सर कि मान लो यहां से मैंने क्या किया, एक मान लो यहां से
मान लो टेलीस्कोप से इसे देखना शुरू किया, दूसरा यहां से इसको क्या है कि भाई टेलीस्कोप से देखना क्या किया, शुरू किया। तो अगर मैं मान लो ये दो पॉइंट्स जो लिए, तो मुझे पता है सर दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभी आपने बताया बेसिस कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिस। तो मुझे पता है सर जो बेसिस होता है वो जो ऑब्जेक्ट जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर जो एंगल बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पैरालैक्टिक एंगल। तो मान लो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मान लिया मैंने कितना एंगल बना रहा है, थीटा क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो मुझे पता है इसे पैरालैक्टिक एंगल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं सर, बेसिस कहते हैं। चलो ये तो हमें समझ आ गया सर। आगे तो बताओ कि भाई आगे कैसे इसको क्या करेंगे, मतलब डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब देखो कि भाई हमें पता है कि भाई पॉइंट तो दूर दूर है, तो मान लो कि भाई एंगल तो मान लो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, मतलब ज्यादा एंगल होगा। बट मुझे ये बात का आंसर दो कि कोई बंदा एक बार यहां पे खड़ा हो और यहां पे खड़ा होके मान लो इधर को लाइन मारे और एंगल मेजर, यहां पे खड़ा हो और यहां पर भी खड़ा हो, है ना, क्योंकि हमें पता है अगर ये एंगल मेजर करना है तो एक आदमी यहां पर खड़ा होना चाहिए, तो वही आदमी यहां पर खड़ा होना चाहिए, तो फिर वो दोनों जगह में मतलब क्या करेगा, एंगल को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करो, फिर से ध्यान से सुनो। मान लो क्या कह रहा हूं मैं, मान लो एक आदमी अगर यहां पर खड़ा होगा तो यहां से मान लो टेलीस्कोप से ना, यहां से टेलीस्कोप से इधर की तरफ देखेगा, तो इधर की तरफ देखेगा, तो मुझे पता है ये अकेली लाइन जो होगी वो एंगल थोड़ा ना बना सकती है। तो मुझे पता है जो आदमी यहां पे खड़ा है तो यहां पर भी खड़ा होगा, तभी तो यहां से भी देखेगा, यहां से भी देखेगा, तभी तो उनके बीच एंगल पता चलेगा। तो मुझे आंसर दो कि एक ही आदमी एक ही समय पर दोनों पोजीशन पर खड़ा हो सकता है। तो आपका आंसर होगा सर ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी यहां पर भी खड़ा हो और यहां पर भी खड़ा हो, क्योंकि इनके बीच तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर एक आदमी एक टाइम पर या तो यहां पर खड़ा होगा या यहां पर खड़ा होगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब अगर यहां पर खड़ा होगा फिर एंगल तो दो पोजीशन के बीच बन रहा है, यहां पर खड़ा होगा तो फिर भी एंगल नहीं बन पाएगा, यहां पर खड़ा होगा फिर भी एंगल नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब यहां पर तो फिर से प्रॉब्लम हो गई कि सर एंगल कैसे मेजर करें ना, एंगल कैसे मेजर करें। तो एंगल मेजर करने के लिए फिर हमने क्या लगाया, अगला क्या लगाया, मेथड लगाया। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे पता है कि भाई एंगल मान लो क्या क्या, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, रिलेशन लेने लगा हूं। पहले तो रिलेशन लिख लेते हैं। मुझे पता है ये एंगल है, ये क्या है, मान लो बेसिस है, तो मुझे पता है कि भाई ये बेसिस मान लो किसकी टर्म में, एंगल मैंने मुझे पता है फॉर्मूला सर एंगल का और लेंथ ऑफ आर्क है, ये एक आर्क बन रही है ना, आर्क ऑफ लेंथ। मान लो ये एंगल है, मान लो ये डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। पहले तो इनके बीच का रिलेशन लिख लेते हैं। तो सर मुझे पता है कि भाई पीछे मैंने पढ़ा है एज वी नो, कैसे, मान लो थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ क्या होता है सर, आर्क होता है ना, लेंथ ऑफ क्या होता है, आर्क डिवाइड बाय क्या होता है, रेडियस ऑफ क्या होता है आपका, सर्कल होता है। मुझे पता है सर कि ये फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ाया है ना, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो मुझे पता है कि सर अब रेडियस क्या, अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो ये रेडियस माना है ना, ये मान लो इसके बीच का जो डिस्टेंस माना आर, इसे मैं क्या मान के चल रहा हूं, रेडियस मान के चल रहा हूं। तो अगर मैं इसे ही रेडियस मान के चल रहा हूं तो यहां से मैंने क्या किया, एक प्रोटेक्टर खोले और यहां से मैंने इसको सर्कल को ड्रॉ करना शुरू किया। तो जब यहां से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ बनेगा सर्कल, ऐसा एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ना। मान लो सर्कल अच्छी तरह से नहीं बन रहा पर मान रहा हूं कि ऐसा क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो मुझे पता है सर कि भाई सर्कल तो बन गया, मुझे पता है कि भाई रेडियस ऑफ सर्कल क्या माना है मैंने सर, आर माना है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। उसके बाद लेंथ ऑफ आर क्या होगी, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि भाई जब भी कभी, है ना, जब भी कभी ये एंगल छोटा हो तो मुझे पता है सर एंगल तो फिर से छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई स्टार तो बहुत दूर है अर्थ से, तो जितनी डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई उतना ही क्या होता है, एंगल क्या होता है, छोटा होता है ना। जितना डिस्टेंस क्या होगा ज्यादा, उतना ही एंगल क्या होगा, छोटा होगा। आप यहां से भी समझ सकते हो, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ आर्क बन रहा है। तो मतलब इसको मान लो एन लिख देते हैं, तो कौन क्या बन रहा है, रेडियस। रेडियस मतलब हमने यहाँ पे क्या माना है, आर माना है। तो ध्यान से देखो कि भाई लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये वाली लेंथ है ना, ये आर्क की लेंथ, और रेडियस जो है वो क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो मुझे पता है सर ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एल होगा। तो मुझे पता है सर ये डिस्टेंस बड़ा हो तो थीटा की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होगी, किससे, एक से क्या होगी, छोटी होगी। तो बहुत ज्यादा छोटा एंगल बना, तो बहुत ज्यादा छोटा जब एंगल बनता है तब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, एंगल छोटा हो, ऐसे है ना, एंगल छोटा हो। तो मुझे पता है ये लेंथ ऑफ आर्क है, और लेंथ ऑफ आर्क मान लो यहाँ पे क्या होता है ना,
इसको हम क्या लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ क्या लिख लेते हैं, आर्क लिख लेते हैं। तो मुझे पता है सर ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो मान लो ये पॉइंट को ए मान लेते हैं, ये पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क और लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है सर, बराबर होता है। जब भी कभी एंगल क्या होता है, मान लो स्मॉल होता है, तो मुझे पता है सर कि भाई जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल बहुत छोटा है ना, थीटा जो बहुत छोटा है, तो जो आर्क बन रही है और जो यहाँ पे एक लीनियर डिस्टेंस बन रहा है ए से बी से, हम सीधा उसको मिला रहे हैं, ये लगभग दोनों क्या है, बराबर है। तो ये कंडीशन तो मैंने पढ़ी है कि जब भी कभी क्या होगा, लेंथ ऑफ, मान लो एंगल छोटा होगा और लेंथ ऑफ आर्क और उनके बीच जो लीनियर डिस्टेंस है वो लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूं, यूज करने लगा हूं। तो ये कंडीशन हम यहाँ से भी समझ सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, आर बहुत बड़ा है, तो जब ये बड़ा होता है तो मुझे पता है सर इन दोनों की जो रेशो आएगी वो बहुत ज्यादा छोटी आएगी, 0.000 ऐसी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है ना, थीटा की वैल्यू छोटी, तो लेंथ ऑफ आर्क और उनके बीच जो लीनियर डिस्टेंस है वो लगभग क्या होता है सर, बराबर होता है। ठीक है, तो यही कंडीशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, मान लो एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो ध्यान से, मुझे पता है सर थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, लेंथ ऑफ आर्क की बात हो गई, उसके बाद क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल तो मुझे पता है सर, मैंने क्या माना है, आर माना है, आर मैंने रेडियस ऑफ सर्कल ही तो माना है, यहाँ पे आर आ गया। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, तो लेंथ ऑफ आर्क मुझे पता है सर, लेंथ ऑफ आर्क तो ये है, तो मुझे पता है सर इनके बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है उसे मैंने अभी डिफाइन किया है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये एंगल छोटा होगा, अगर एंगल छोटा और लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो उनके बीच जो हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनाते हैं उसके क्या होती है, बराबर होती है। तो बस यहां से क्या समझ आया कि जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो एक्चुअली किसके बराबर होगी, बेसिस के बराबर होगी। तो बेसिस को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन आर होगा। ये तो मुझे समझ आ गया ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन आर। बी का मतलब क्या है, एक्चुअल में लेंथ ऑफ आर्क है, बट लेंथ ऑफ आर्क को मैंने अभी आपको बताया कि जब एंगल छोटा हो तो उसे हम क्या लेते हैं, मान लो लीनियर डिस्टेंस के क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं। तो फिर बी आ गया, अपॉन आर का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। रेडियस ऑफ सर्कल हमें पता है सर ये क्या है, आर जो है वो रेडियस ऑफ है क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो अब इसको मेजर करते हैं, इसको मालूम, ये तो समझने के लिए था, इसे मिटा देते हैं और इसको हम क्या है कि भाई समझने की करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब उस पॉइंट पर आते हैं जो मैंने आपको पहले भी पूछा था, है ना। तो मुझे पता है सर कि भाई जो मैं यहां से और यहां से मतलब इकट्ठा एंगल को क्या कर सकता हूं, मेजर नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो। मुझे पता है सर कि कोई आदमी यहां पर खड़ा हो और यहां पर खड़ा हो तभी तो ये एंगल मेजर हो सकता है। तो कोई अकेला आदमी, मुझे पता है इनके बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 100 किलोमीटर ना, 150 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मुझे पता है सर कोई आदमी मतलब एक ही टाइम पर यहां पर भी खड़ा नहीं हो सकता, यहां पर भी क्या है, खड़ा नहीं हो सकता। अगर दोनों पोजीशन पर खड़ा नहीं हो सकता, या तो यहां से वो एंगल मेजर करे या यहां से एंगल मेजर करे, तो ये एंगल तो सर अभी भी मेजर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब थीटा मेजर नहीं हो रहा। मुझे पता है सर बी, तो मुझे पता है बी तो मैं निकाल सकता हूं यहां से, है ना, कि ये इनके बीच के जो डिस्टेंस होगा वो मुझे पता है 100 किलोमीटर माना है, तो 100 किलोमीटर तो मैं लिख सकता हूं। आर की वैल्यू तो मैंने फाइंड करनी है। आर का मतलब क्या है, मतलब स्टार और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना है, आर माना है, वो मैंने फाइंड करना है। तो ये मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता, तो थीटा भी तो पता होना चाहिए। तो थीटा तो सर आप बोल रहे हो कि भाई पता ही नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि भाई मुझे पता है कि ये दोनों पोजीशन पर अगर बंदा इकट्ठा मतलब खड़ा हो तभी ये एंगल बनना पॉसिबल है, अदरवाइज क्या है कि भाई ये एंगल मेजर करना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मतलब हमें पता चल गया कि सर ये पता है, अगर ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो फिर मुझे पता कि भाई आर कहां से निकलेगा। तो इसके लिए हम एक क्या लगाएंगे, और मेथड लगाएंगे, जिससे हम किसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले थीटा को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो थीटा डायरेक्टली फाइंड नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली मेथड लगा के थीटा को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखो ध्यान से, इनडायरेक्टली थीटा को कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको क्या है कि भाई यहाँ पे करके बताने लगा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मतलब इसे मेजर करने के लिए, थीटा को मेजर करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मान लो इस पोजीशन, मुझे ये तो पता है कि भाई एक टाइम पर मैं यहां पर खड़ा हो सकता हूं, एक टाइम पर मैं यहां पर खड़ा हो सकता हूं। ठीक है, तो जो मान लो कि भाई पहले मान लो जब मैं यहां पे खड़ा हूं, इस पोजीशन पर E1 पर खड़ा हूं, यहां से मैंने क्या किया, मान लो एक स्टार माना, मान लो ये वाला नहीं, एक नया स्टार मान लो उसको O डैश कह देते हैं, इसको O कह देते हैं। मान लो O डैश एक स्टार माना जो यहां से बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ खड़ा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है,
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्या है, डायरेक्शन है। जैसे यहां से मैंने एक स्टार माना जिसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल मतलब सीधी डायरेक्शन है। वहां से भी मैंने क्या किया, एक स्टार माना जिसकी डायरेक्शन सेम टू सेम ऐसी है, या कह सकते हैं कि भाई इसके पैरेलल मैंने क्या माना, एक क्या माना, स्टार माना। दोनों पोजीशन से मैंने क्या किया, एक एक स्टार मान लिया। मतलब नया स्टार, मतलब स्टार एक थोड़ा ना होगा, स्टार तो बहुत ज्यादा होंगे। तो मैंने क्या किया, मतलब दोनों पोजीशन से पहले मैंने यहां से एक स्टार मतलब को ऑब्जर्व किया, जो हमेशा यहां से क्या होगा, एक सीधे डिस्टेंस पर क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा। जैसे यहां से सीधे डिस्टेंस पर है, यहां से उठकर मैं यहां पर आया, तो यहां पर भी मैंने एक स्टार माना जिसका मान लो जो डिस्टेंस होगा या जिसकी जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब इनकी दोनों की डायरेक्शन हमने क्या माने, पैरेलल क्या माने, डायरेक्शन मानी। तो अगर पैरेलल डायरेक्शन मानी सर, तो फिर उससे क्या होगा, आगे पर मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आगे क्या होगा। चलो मुझे ये तो मैं कर सकता हूं, मुझे पता है। यहाँ पे मैंने टेलीस्कोप रखी, तो यहां से मैंने क्या कर लिया, एक टेलीस्कोप इधर को रखी, एक टेलीस्कोप कहां रखी, इधर को रखी है ना। सबसे पहले मैं इस पोजीशन पर आया, एक टेलीस्कोप मैंने इधर को रखी, एक टेलीस्कोप मैंने इधर को रखी। अब तो मैं एंगल मेजर कर सकता हूं। जब एक जगह से दो डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, मान लो दो टेलीस्कोप लगा रहे हो, उनके बीच का एंगल तो इजीली मेजर हो सकता है। तो इसका मतलब सर ये एंगल तो मैं मेजर कर सकता हूं, कौन सा, ये वाला ना, ये वाला एंगल तो मैं मेजर कर सकता हूं। मान लो ये एंगल हमने मेजर कर लिया, जिसकी वैल्यू कितनी आई, 5 आई। मैंने क्या माना कि ये वाला एंगल मैंने मेजर कर लिया, मान लो उसकी वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो इससे सर ये एंगल के बारे में कैसे पता चलेगा, चलो बात करते हैं कि भाई ये एंगल कैसे पता चलेगा। मान लो इस एंगल को हमने क्या कर दिया, हाफ, या कह सकते हैं यहां से एक सेंटर में से क्या की, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो क्योंकि अब देखते हैं ना, यहां से एक लाइन ड्रॉ की जो इसके क्या है, पैरेलल है। तो मुझे पता है सर कि भाई यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हो, तो जो मान लो जैसे हम एक लाइन क्रॉस करें, तो ये वाला एंगल मान लो क्या है, ए है, ये वाला एंगल क्या है, बी है। ये एंगल बराबर होते हैं, ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट क्या होते हैं, एंगल होते हैं। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, एक लाइन उनको कट कर रही हो, उनका उल्टी डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं, ये इसके क्या कहते हैं, अल्टरनेट क्या कहते हैं, एंगल। अब इधर आते हैं, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। उनके बीच एक लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल उल्टी डायरेक्शन में है, ये एंगल उल्टी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हमने क्या कह दिया, अगर ये 5 है, तो ये भी क्या होगा, 5, क्योंकि हमें पता है सर दो पैरेलल लाइन के बीच जो डिफरेंट डायरेक्शन में एंगल बनता है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां से ये समझ आया। अगर यहाँ का एंगल हम मेजर कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ का एंगल भी मेजर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, एक टेलीस्कोप इधर को लगाएं, एक टेलीस्कोप इधर को लगाएं, दोनों के बीच का एंगल को हम क्या कर ले, मेजर कर ले। तो मेजर कर लिया, वो कितना आया, 5 तो मुझे पता है सर ये लाइन और ये लाइन भी तो पैरेलल है, क्योंकि हमने ये दो लाइनों को पैरेलल माना। तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो ये लाइन क्या होगी, इसके भी पैरेलल होगी। अगर दोनों पैरेलल लाइन है, तो मुझे पता है पैरेलल लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर से क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो मुझे पता था सर कि मैं कौन सा एंगल मेजर करना चाहता था, इनके बीच का एंगल, जिसका नाम क्या था, थीटा था। डायरेक्टली तो मैं मेजर नहीं कर पाता था, बट अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मैं अगर ये वाला एंगल मेजर कर सकता हूं, ये वाला एंगल मेजर कर सकता हूं, तो मुझे पता है कि इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा, सम करूंगा इन दोनों का, वो किसके बराबर आएगा, थीटा के ही क्या आएगा, बराबर आएगा। तो फिर मतलब सॉल्व हो गया, जो हम करना चाहते थे वो हमें क्या हो गया, मिल गया, है ना। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, फिर समझते हैं कि भाई कैसे मान लो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है सर ये जो थीटा बना, ये एक्चुअल में क्या है, 5 + 5 ही है। मुझे पता है कि ये इसको और इसको प्लस करूंगा, तो ये क्या बनेगा, टोटल एंगल बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो इसका मतलब 5 + 5 अपॉन कितना हो गया, b अपॉन कितना हो गया, r हो गया। सर b का मतलब क्या था, बेसिस था। तो बेसिस का डिस्टेंस मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई अर्थ के ऊपर 2 पॉइंट है, इसको तो हम मेजर कर सकते हैं, बी हम मेजर कर सकते हैं, आर हमने निकालना है। 5 और 5 भी हमने इनडायरेक्टली क्या कर लिए, मेजर कर लिए। कैसे, यहां से और यहां के बीच का एंगल मेजर कर लिया, कर सकते हैं एक जगह से। मान लो एक जगह पर खड़े होकर मान लो एंगल मेजर किया जा सकता है, यहां पर भी एक जगह से खड़े होकर मान लो हमने एंगल मेजर कर लिया। तो मुझे पता है कि ये दोनों एंगल ही यहां पर बन रहे हैं, और इनको मैं प्लस करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, एक्चुअल में पूरे एंगल के क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया। तो आर यहाँ पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया। तो इसको मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ये लिख सकते हैं ना, r इज इक्वल टू क्या हो गया b अपॉन फाइव वन प्लस फाइव टू। ये हमें पता है सर, ये भी हमें पता है सर, तो मुझे पता है कि भाई r की वैल्यू निकल सकती है। तो एक्चुअल में r क्या था, डिस्टेंस बिटवीन क्या था स्टार एंड ए क्या था अर्थ था। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मान लो r की, मान लो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून या अर्थ या स्टार या अर्थ या प्लेनेट हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगला मेथड था जिसका नाम क्या था, पैरालैक्टिक क्या था, एंगल था। चलो इसे उतारो, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर ये वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल इसी के बिहाफ पे करते हैं ना। मुझे यहां से ये समझ आ रहा है कि भाई जो r की वैल्यू है एक्चुअल में b अपॉन क्या है, थीटा। थीटा मैंने पैरालैक्टिक एंगल, सॉरी थीटा जो पैरालैक्टिक एंगल है उसको मैंने इसके टर्म में निकाला, पर मुझे पता है कि इन दोनों का सम एक्चुअल में किसके बराबर है, थीटा के ही क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसे यूज करके अब कुछ न्यूमेरिकल की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, यहां पे हेडिंग डालो कि भाई न्यूमेरिकल, उसके बाद अगली बात करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पे पहले कौन कौन सा डाटा दिया है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, आप उसको लिख लो, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ठीक है, आपको क्या दिया है, एंगुलर डिस्प्ले, एंगुलर मान लो एंगुलर डायामीटर दे दिया है जिसे हम एंगल भी कहते हैं। ठीक है, एंगुलर डायामीटर दे दिया जिसे हम एंगल भी कहते हैं ना, थीटा। मान लो इधर थीटा लिख लो, वो आपको दिया है मान लो कितना, 1 डिग्री 54 क्या दिया है, मिनट दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू दे दी है। फिर मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, पहले डाटा लिख लो, उसके बाद आपको क्या दिया है, डायामीटर ऑफ अर्थ दिया है ना। उसके बाद आपको क्या दिया है, डायामीटर ऑफ क्या दिया है, अर्थ दिया है। उसकी वैल्यू कितनी है, 1.276 इंटू 10⁻⁴ कितना दिया आपको, मान लो 7। ठीक है, तो ये आपको क्या दे दिया है, मान लो डायामीटर ऑफ है क्या दे दिया है, अर्थ दे दिया है। तो वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड क्या होगा, मून होगा। ठीक है, मान लो अब ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं डायग्रामेटिकली। ठीक है, डाटा ये गिवन है, कैसे, मान लो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, मून मान लिया, ये आपका मून है। यहां से मान लो यहाँ पे क्या माना, अर्थ माना। ठीक है, आपको क्या दिया है, अर्थ दिया है, एक मून दिया है। उसने कहा कि भाई अर्थ के दो डायग्रामेटिकली ऑपोजिट पॉइंट है, मान लो उसके डायमीटर पर प्रेजेंट है ए और बी, वहां से हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मून को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मान लो ये मून के साथ वो कितना एंगल बना रहे हैं, मान लो ये डायग्रामेटिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो मून के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, वो हमें गिवन है कितना, 1 डिग्री 54 क्या है, मिनट के बराबर क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये डायमीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में, देखो 1.276 इंटू 10⁻⁴ क्या है, 7, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो ये डाटा गिवन है और पूछ क्या रहा है कि भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो, जिसे हम क्या कह देते हैं, मान लो r कह देते हैं, r की वैल्यू निकालो। तो फिर हमें पता है सर कि भाई r मतलब मान लो रेडियस ऑफ सर्कल मान लेते हैं, r का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। तो मुझे पता है सर, मान लो थीटा r और मान लो क्या, मान लो लेंथ ऑफ आर्क में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है सर, मान लो यहाँ पे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस, है ना। अपॉन क्या होता है, रेडियस ऑफ क्या होता है, सर्कल होता है। ये मैं अभी आपको समझा के आया हूं कि इसे हम क्या मानते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। कैसे मानते हैं ये मैंने अभी आपको मेथड में समझाया। ठीक है, तो मुझे पता है सर लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई मुझे पता है ये अर्थ है, ये मून है, और अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि जब डिस्टेंस ज्यादा हो तो क्या होता है ना, एंगल जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा बनता है। तो जब एंगल छोटा बनता है, जो आर्क की लेंथ होती है वो लगभग किसके बराबर होती है, उसमें जो लीनियर डिस्टेंस है दो पॉइंट्स में, उनके क्या होती है, बराबर होती है। एक बार फिर से रिपीट करने लगा हूं कि जब भी कभी हम क्या करते हैं, मान लो जो एंगल बनता है वो छोटा बनता है। एंगल छोटा क्यों बनता है, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा हो, एंगल छोटा हो, तो मुझे पता है सर लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू हमेशा क्या होती है, उनके बीच जो लीनियर पॉइंट होते हैं, मतलब लीनियर डिस्टेंस होता है, उसके क्या होती है, बराबर होती है। तो वे सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ आर्क एक्चुअल में क्या होगी,
डिस्टेंस बिटवीन क्या होगी आपकी ए बी होगी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, जिसे हमने क्या लिखा है आर लिखा है, इसे हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा मतलब हमें पता है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ए बी ये पता है हमें, है ना, जो हमें दिया और किसमें डायमीटर ऑफ मून डायमीटर ऑफ सॉरी अर्थ दिया है, वो किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है सर जब भी कभी कोई मान लो न्यूमेरिकल सोल्व करना हो उसमें क्या पता होना जरूरी है, उसमें सबसे पहले यूनिट सेम होने क्या है जरूरी है। तो पहले तो यूनिट चेक करो कि यूनिट सेम है, इसके यूनिट मीटर है, तो इसको ये एंगल किसमें दिया है, डिग्री में भी दिया है और मिनट में भी दिया है। तो मुझे पता है सर जो मान लो एंगल के यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल के ऐसा यूनिट क्या होते हैं रेडियन। हमेशा जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इनके यूनिट सेम है तो आपका आंसर होगा सर नहीं सेम। एंगल तो हमें किस में दिया, डिग्री और मिनट में दिया है, तो मुझे क्या चाहिए रेडियन चाहिए, तो इसका मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। चलो कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कैसे हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ये डायग्राम आपको समझ आएगी होगी, है ना। तो चलो लिखते हैं, पहले तो इसको लिख लेते हैं ना, थीटा क्या दिया आपको 1 डिग्री 54, इसको मिनट कहते हैं ना, 1 जो डैश डाला होता है इसको कहते हैं मिनट। तो मुझे पता है सर कि भाई डिग्री और मिनट भी अलग अलग यूनिट है, तो पहले क्यों ना इन दोनों को सेम में कन्वर्ट कर लूं। तो मुझे पता है सर कि भाई 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है 60 मिनट के क्या होता है बराबर होता है, ये बात तो मुझे पता है। तो इसका मतलब जो अगर 1 डिग्री 60 मिनट, ये 60 हो गया, ये 54 हो गया, तो इसका मतलब टोटल कितने मिनट हो गए, मान लो 114 या 114 क्या हो गया आपके पास मिनट हो गए। तो मुझे पता है सर एंगल तो मिनट में नहीं होता, एंगल किस में होता है रेडियन में। तो इसका मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। चलो इसको क्या करते हैं कन्वर्ट, यहां से करते हैं ना। मुझे पता है रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री का रिलेशन मिनट से पता है, तो उसके बाद मुझे पता है कि भाई सर पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है 180 डिग्री के क्या होता है बराबर होता है। ये भी रिलेशन मुझे पता है सर, पिछला आपने पढ़ाया, पिछली वीडियो मैंने देखी आपके, वहां पे आपने क्या है इसको पूरी तरह समझाया। तो मुझे पता है सर ये भी मुझे पता है। तो मुझे पता है कि भाई किसको कन्वर्ट करना है, मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन में। मिनट को डायरेक्टली तो रेडियन में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो करते हैं सर, एक बार आप भी करो मैं भी करने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है सर यहां से पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट को इधर ही रहने देते हैं, है ना, मिनट इधर ही रहा। मुझे पता है ये 60 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, 1/60 क्या हो गया आपका डिग्री हो गया ना। एक मिनट में कितनी डिग्री होती है 1/60 डिग्री होती है। तो यहां से कन्वर्ट करता हूं, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू मिनट, ये मिनट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1/60 डिग्री लिख सकता हूं। तो इसका मतलब 114 इंटू क्या हो गया 1/60 क्या हो गया डिग्री हो गया। ठीक है, तो डिग्री में तो आ गया एंगल। उसके बाद मुझे पता है सर अगला रिलेशन क्या कहता है, पाई रेडियन इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा 180 क्या होगा डिग्री होगा, है ना, 180 क्या होगा डिग्री। तो डिग्री को इधर ही रहने देते हैं, डिग्री इधर ही रहा, 180 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, इसका मतलब पाई बाय 180 क्या हो गया आपका सर रेडियन हो गया। तो इसका मतलब एक डिग्री किसके रेडियन के बराबर, इतने रेडियन के क्या होती है बराबर। इसका मतलब डिग्री की जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ये यूज कर सकता हूँ, मान लो 114 हो गया इंटू कितना हो गया 1/60 इंटू कितना हो गया पाई बाय 180 रेडियन के क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब सर एंगल तो कन्वर्ट हो गया, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं मुझे पता है सर, पाई की वैल्यू मुझे पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों के साथ उसको क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो करके देखते हैं कि भाई क्या बनता है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया, अब इसको करके देखते हैं कि भाई क्या बनता है, फिर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, मुझे पता है सर कि भाई थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 114 तो हुआ, उसके साथ क्या है 114 गुना कितना पाई की वैल्यू 1.34। तो मुझे पता है सर जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 18 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 114 मान लो 1860 कितना होता है 108 इंटू कितना हो गया 3.14 इंटू 10⁻, मुझे पता है पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट कर मान लो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप करके अपने करने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर इसको जल्दी जल्दी क्या कर लेता हूँ सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 क्या हो गया 4 इंटू क्या हो गया 108। ठीक है, डिवाइड बाय किससे करना है 108
8। तो क्या कर दिया 114 मल्टीप्लाई करना है इससे 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद डिवाइड करना है किसके साथ 10 क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो इससे डिवाइड किया तो सर इसका आंसर लगभग कितना आ रहा है 3.31 इंटू 10 मतलब 10 ये आ रहा है -4, ठीक है। इसके आगे 4 आ रहा है तो मुझे पता है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग 1 के आगे अगर 4 हो मतलब 5 से छोटा नंबर हो तो इसे हम क्या करते हैं 1 ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका निकल गया, एंगल निकल गया। उसके बाद सर हमने क्या निकालना था r की वैल्यू निकालनी थी, है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड क्या होगा मून। तो मुझे पता है अर्थ और मून के बीच जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है सर, उसे हम क्या कहते हैं r कहते हैं। ये हमें क्या है पता है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो चलो इसे मैं क्या है यहाँ पे भरने लगाऊं, ये आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं, ठीक है। इसको भी मिटाने लगाऊं, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना कितनी आ गई 3.31 इंटू 10⁻²। तो मुझे पता है सर r निकालना है, r मैं उधर ले जाता हूं, है ना। r इधर गया, थीटा के साथ थीटा नीचे आ गया, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्या आ गया आपका AB आ गया, है ना, बटा कितना आ गया आपका थीटा आ गया। तो r इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AB मतलब डायमीटर ऑफ आपका क्या है अर्थ, तो वो कितना आ गया 1.276 इंटू 10⁻⁷। थीटा की वैल्यू सर कितनी है, थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 3.31 इंटू 10⁻²। तो मुझे पता है सर, है ना, मुझे पता है कि भाई ये माइनस है ये प्लस हो जाएगी उसके साथ, है ना। तो इसका मतलब 10⁹ तो मुझे किसे किसे डिवाइड करना है 1.276 बटा कितना करना है 3.31 करना है, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड आप कर लेना खुद, मैं कैलकुलेटर पर जल्दी जल्दी क्या कर लेता हूँ डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या है डिवाइड मान लो 1.276, ठीक है, डिवाइड में आपका क्या है 3.31, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बना r इज इक्वल टू बन गया 0.385 इंटू 10 क्या होगा 9। तो अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में पूछा हो तो मुझे पता है साइंटिफिक नोटेशन वो क्या होती है सर, उसे भी मैंने आपको क्या है पिछली केमिस्ट्री की वीडियो में अच्छी तरह समझाया है, ठीक है। तो इस डिजिट को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो जब राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो मुझे पता है पावर क्या होती है माइनस, जितने प्लेसेस मतलब शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया मीटर, ये आपका क्या आ गया रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्या आ गया मून एंड क्या आ गया अर्थ आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था कंप्लीट, ये उसकी क्या थी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। तो इसे आपने उतार लिया होगा साथ साथ में, चलो इसको भी उतार लो रिजल्ट को, फिर अगला क्वेश्चन क्या करते हैं मान लो एक्सप्लेन करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब फिर से मैं एक डाटा लिखने जा रहा हूं, आपने उसको क्या करना है मान लो फिर से एक्सप्लेन करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होगा फिर मैं आपको क्या है करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मान लो दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें आपको क्या क्या गिवन है रेडियस ऑफ क्या गिवन है अर्थ गिवन है कितना 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के बराबर रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है फिर से रेडियस तो गिवन हो गया, उसके बाद आपको एंगल, एंगल गिवन है कितना सर 60 सेकंड क्या गिवन है, एंगल आपको क्या है गिवन है, तो 60 सेकंड हो गया। उसके बाद पूछ क्या रहा है कि भाई पूछ रहा है कि भाई फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड, ठीक है, अर्थ एंड इसका मान लो स्टार मान लेते हैं, अर्थ एंड स्टार इन एस्ट्रोनॉमिकल क्या होगा यूनिट होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि भाई आपको रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, एंगल गिवन है, मान लो 60 डबल डैश का मतलब सेकंड होता है, एंगल सेकंड में गिवन है, और पूछ रहा है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार निकाल के बताओ, किसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकाल के बताओ। तो मुझे पता है सर मैंने अपने पीछे क्वेश्चन किया, मैं मीटर में तो निकाल ही सकता हूं, अगर मीटर में निकाल सकता हूं तो मुझे बस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और मीटर का रिलेशन पता होना चाहिए, वहां से मैं उस डिस्टेंस को क्या कर सकता हूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन की डायग्राम भी सेम ही है। मान लो यहाँ पे आपको स्टार दिया है, मान लो स्टार से मान लो यहाँ पे आपको अर्थ दिया है,
और अर्थ से उसने कहा कि भाई दो मान लो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है, वहां से हम स्टार को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो स्टार को जब ऑब्जर्व किया उसके बीच एंगल उसने आपको दे दिया 60 सेकंड दे दिया, और जो ये डायामीटर दिया है, डायामीटर दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि भाई क्वेश्चन में वो उसने एक और खेल किया है, उसने आपको डायामीटर नहीं दिया, उसने आपको क्या दिया है, रेडियस दिया। तो मुझे पता है सर रेडियस दिया है तो मैं इसको डायामीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। डायामीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू रेडियस, इसका मतलब 2 इंटू कितना होगा, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होगा। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 16 मतलब 12 हो गया, 8 हो गया इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया 6 मीटर। ये आपका क्या आ गया, डायामीटर ऑफ क्या आ गया, मून सॉरी अर्थ आ गया ना, डायामीटर आ गया। तो डायामीटर आ गया। फिर से बात करें सर, मुझे पता है कि जब डिस्टेंस ज्यादा होते हैं तो 60 सेकंड बहुत छोटा क्या होता है, एंगल होता है। अगर 60 सेकंड छोटा एंगल है तो मुझे पता है जो आर्क की लेंथ होती है वो एक्चुअल में किसके बराबर होती है, डायामीटर के बराबर होती है। तो लिख लेते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन क्या होता है, आर। एल का मतलब आर्क की क्या होती थी, लेंथ होती थी ना, आर्क की क्या होती थी, लेंथ। तो मुझे पता है सर आर्क की जो लेंथ है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, डायामीटर ऑफ किसके बराबर है, मान लो अर्थ के बराबर है। तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं डायामीटर ऑफ क्या हो गया, अर्थ हो गया, और बटा क्या हो गया आपका, आर हो गया। फिर से आर ही निकालना है ना, आर का मतलब क्या है, एक्चुअल में यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो उसे ही तो हम कहते हैं ये अर्थ से आपका स्टार तक का क्या है, डिस्टेंस है। तो आर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू फिर से क्या हो गया, डायामीटर ऑफ क्या हो गया आपका, अर्थ हो गया ना, डायमीटर ऑफ अर्थ हो गया, बटे में क्या आ गया आपका, थीटा आ गया। तो सर मुझे पता होना चाहिए कि भाई यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, फिर ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो यूनिट मैं सेम कर सकता हूं, मैंने अभी आपको बताया कन्वर्ट करके। फिर से कैसे, मान लो एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं सर। तो एक मान लो डिग्री में कितने मिनट होते हैं सर, मान लो कितने 60 मिनट होते हैं। एक पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं सर, मान लो 180 क्या होते हैं, डिग्री होते हैं। तो मुझे पता है सर सेकंड से डायरेक्टली डिग्री में नहीं, सॉरी रेडियन में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि उसके यूनिट मुझे पता है सर एंगल के ऐसा यूनिट रेडियन होते हैं। बट मुझे पता है सर यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, निकालते हैं कि भाई थीटा इज इक्वल टू, सीधा मैं सीधा निकालने वाला हूं। अब ध्यान से समझना ना, 60 क्या है आपका, सेकंड है, 60 क्या है, सेकंड। तो 60 सेकंड को कन्वर्ट करना है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 1/60, तो इसका मतलब 1/60 हो गया। उसके बाद 1/60 क्या हो गया, मिनट। तो मिनट के इधर लिख भी लेते हैं ना, 1/60 क्या हो गया, मिनट हो गया। अब मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो 60 फिर से नीचे जाएगा, तो इसका मतलब मिनट की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/60 क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। तो मुझे पता है सर डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, इंटू क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा ना, पाई कितना हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल की क्या हो गई, कन्वर्जन। उसके बाद सॉल्व भी करना है सर, तो ये तो काट गया है ना, यहाँ से मतलब कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 3.14, 6 8 जा कितना हो गया 108 इंटू 10⁻² हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है सर, डिवाइड करना है। तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी डिवाइड, है ना। 3 पॉइंट कितना हो गया आपका 14 डिवाइड बाई कितना हो गया 108, 10 क्या हो गया 8, तो कितना आंसर आया सर, लगभग आंसर आया 0.02907। चलो इतना क्या लिखना है, इतना लिख लेते हैं, चलो इंटू 10⁻² कितना हो गया, माइनस क्या हो गया 2 हो गया। सर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, इसको 2 डिजिट शिफ्ट कर लेते हैं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 2 पॉइंट कितना हो गया आपका 907 इंटू 10⁻² कितना हो गया -4 ना, 2 डिजिट राइट साइड में चले गए, 10⁻⁻4 मीटर। ये आपका मीटर नहीं आया सर, रेडियन में आया। ये आपका क्या आ गया, एंगल की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको उतारो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद मैं अगली बात करूं। अगली बात मतलब अगली हम निकालें आर, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, अर्थ एंड क्या होगा, स्टार होगा। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब डिस्टेंस निकालते हैं किसके बीच, अर्थ और क्या है कि भाई स्टार के बीच कितना डिस्टेंस है वो निकालते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए, इसको लिख लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करो, यहाँ पे भरो r इज इक्वल टू कितना है, डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ इसका दुगना था, तो दुगना कितना बना था 12.8 इंटू 10⁻⁶ अपॉन थीटा, थीटा सर आ गया 2.907 इंटू 10⁻⁴ क्या आ गया -4। तो इसका मतलब 10⁻⁻4 ऊपर जाके प्लस हो गया 10 हो गया। r की वैल्यू इन दोनों को सर डिवाइड करो, वो आप r की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो कर लेते हैं सर डिवाइड, 12 पॉइंट क्या हो गया 8 डिवाइड बाई कितना हो गया 2.907
0.907। ठीक है, जब इससे डिवाइड किया तो आपका आंसर आया सर 4, यही आया 4.40 इंटू 10 क्या आया, 10 क्या आया आपका मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, रेडियस की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, जो रेडियस का क्या है आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये रेडियस निकल गया, तो ये आंसर सर कंप्लीट हो गया। अगर ध्यान से देखें तो मुझे पता है सर उसने क्या कहा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये तो मेरा डिस्टेंस किस में आया सर, मीटर में आया। अभी तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे पता है सर आप इसको किस में कन्वर्ट करना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो कर देते हैं सर इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। वो भी तो हमें पता है कि भाई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है सर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 इंटू 10⁻11 क्या होता है, मीटर होता है। तो फिर इसका मतलब मीटर को कन्वर्ट करना है ना, इसे कन्वर्ट करना है, इसको इधर रहने देते हैं, ये उधर जाके डिवाइड, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई 4.40 इंटू 10⁻10 इंटू ये उधर जाके डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब 1 अपॉन कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल क्या आ गया, यूनिट आ गया। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लो सभी के। तो मुझे पता है सर पावरें तो ऐड हो रही हैं, अगर पावरें ऐड होगी, ऐड का मतलब सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, बेस सेम है और बटे में है, पावरें माइनस होती हैं, 10 माइनस कितना हो गया 11, तो डिवाइड किसको करना है 4.4 लिख सकते हैं इसको, है ना 40 को, तो डिवाइड बाय कितना हो गया 1.5 हो गया। आर मुझे पता है सर पॉइंट बराबर है, पॉइंट मैं छोड़ सकता हूं, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं 44 अपॉन कितना लिख सकता हूं 15 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे कितना हो गया 10⁻⁻1 और आर की वैल्यू यहाँ से निकल गई कितनी 15 का टेबल पढ़ना है ना, 15 3 जा पर आया कितना, मान लो 30 और 14 हो गया, तो 14 140, मतलब लगभग कहां पर आ गया 15 2 जा आया, सॉरी 2 जा आया, तो कहां पर आया लगभग 9 पर आया ना, हाँ 10 पर 150 होगा और 9 पर लगभग कितना आया 9 पर आ गया, 9 पर कितना आया आपका 135 आ गया, 135 तो इसका मतलब 15 3 जा कितना आ गया, ये आ गया 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 को खत्म कर देते हैं ना अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, इसे खत्म करते हैं। तो मुझे पता है कि इधर को जब जाएगा इसका मतलब 0.293 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 1। ठीक है, तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, अगर नहीं पता तो ये पिछली वीडियो में जाके देखो। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 0.0293, 1 -1 और +1 0, 10⁻0 हो गया, 10⁻0 क्या होता है सर 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया। तो ये किस में आया था सर, ये यूनिट कौन से थे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसका मतलब ये आंसर किस में आया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपका रेडियस निकल गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, अब इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।